बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वासा अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। ज्यादा तारफ करवाने की वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, बराह रास्त सवाल करते हैं। शाह जी, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आज भी आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से मसला हल हो सकता है या फिर जंग ही अल्टीमेटली हल होगा इसका? देखिए जी, हुकूमत ने बड़ा भाई क्लियरली कहा है कि हम मुज़ाकरात से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात से कुछ उनको हासिल हो सकता है तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। और हमारे पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत का काम है कि मुल्क में अमन दे। अगर वो मुज़ाकरात के थ्रू अमन दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो कोशिशों से मुतमईन है हुकूमत की, अब तक की कोशिशों से? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने वक्त बड़ा ज़ाया किया है। इससे पहले उन लोगों ने एक कमेटी बना दी, ठीक, इसको खुद ही उन लोगों ने ख़त्म कर दिया और फिर 2 महीने के बाद फिर एक नई कमेटी बना दी। अब ये कमेटी जो है वो सच्ची बात ये है, सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी लोग इसमें परेशान है कि इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मियाँ साहब की थ्योरी क्या है, या मियाँ साहब हमसे क्यों बेहतर समझते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उसके जो सोर्सेज हैं, जो उसकी जो प्लान है वो हमसे बेहतर होगा। तो ये उनकी ब्यूरोक्रेट्स की होने की वजह से हम जरा कंफ्यूज जरूर है। तो आपका ख्याल ये है कि सियासतदान होने चाहिए थे इसमें, अपोजिशन लीडर होना चाहिए, सियासतदान होने चाहिए थे, पार्टी के लोग, या वो लोग जो सियासत को जानते हैं, सियासत से रिलेटेड रहे हैं। इसमें मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा भी उनके साथ मौजूद है और काफ़ी और लोग भी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ राब्ते कर सकते थे, जिसका पॉलिटिक्स के साथ जिनका बहुत ताल्लुक था। तो या 1-2 उनमें से और लोग भी ले लेते, मगर लोगों ने अगर ब्यूरोक्रेट्स दिया है तो हो सकता है उनके पीछे कोई उनकी बात हो या फलसफा हो। अच्छा, इन मुज़ाकरात में अगर कोई भी फैसला होता है तो अपोजिशन और अपोजिशन लीडर इनकी हमायत करेगा या आप समझेंगे कि हम सोच के फैसला करेंगे? क्योंकि अपोजिशन लीडर के बगैर और अपोजिशन के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे, इनके नताइज सामने नहीं आ सकेंगे मुल्क के और कौम के। जावेद भाई, बात यह है कि बात क्या हो रही है, क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, उनके मुतालबे क्या है, हुकूमत क्या देना चाहती है, क्या लेना चाहती है, हुकूमत ने क्या एजेंडा बनाया है। तो सिर्फ हुकूमत के आगे सिर्फ एक चीज नहीं है, और भी उनके पास फैक्टर है जिनको जवाब, जैसे हम अपोजिशन है, मुल्क के अवाम है, लोग 60-70 हज़ार लोग शहीद हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं, और अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हुकूमत को फेस करना है। तो अब वो कुछ फैसला हो तो फिर हम समझे ना, ऐसा तो नहीं है कि कल वो ये कह दे कि जी ये टेरिटरी हमारे हवाले कर दो और हम भी कहें जी ठीक है हवाले कर दो। अगर उन्होंने तो कल वो कहे कि हम जमहूरियत को नहीं मानते, उन्होंने कहा कि शुमाली वजीरिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान हमारे हवाले करते हैं, अपोजिशन ये इसके लिए तैयार नहीं होगी। कैसे भाई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुल्क तो नहीं बनाया जाएगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि विद इन कंट्री एक नई कंट्री की बुनियाद डाली जाए और फिर तो मुल्क सारा टूट जाएगा, फिर तो हर बंदा उठेगा। बलूचिस्तान में वैसे ही ये चीज चल रही है। तो इसकी मुखालफत करेंगे आप? अगर वो फर्ज करें किसी इलाके को ये कहते हैं कि हमारे हवाले कर दें या वहां पे हमारा कानून चलेगा, ये तो एक चीज नहीं है ना, काफी और चीजें होंगी। अपोजिशन लीडर बहसी थे, अपोजिशन लीडर आप इसकी मुखालफत करें? देखिए, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, इसके साथ मैं एक पार्टी से भी ओहदेदार हूँ, पार्टी में भी हूँ, पार्टी पॉलिसी भी मेरे साथ रिलेटेड है, इसके साथ अपोजिशन की और जमातें भी हैं। तो उन सारी जमातों की सोच और दूसरे जो बाहर सियासतदान बैठे हैं, सियासी कुव्वतें बैठी हैं, वो भी हैं। तो हुकूमत जब ये बात करेगी तो नेचुरली वो हमें एतमाद में लेने की जरूर कोशिश करेगी। अच्छा, अगर वो जमहूरियत के अंदर फर्ज कीजिए कोई तब्दीली करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जमहूरियत है इस वक्त जिसमें आप अपोजिशन लीडर हैं, चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला हैं, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इस जमहूरियत को नहीं मानते और इसमें से कुछ हमारा वर्जन भी इस जमहूरियत में दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? मैं समझता हूँ अगर वो जमहूरियत को नहीं मानते तो उसका मतलब मियाँ साहब को नहीं मानते, मियाँ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को नहीं मानते, सिस्टम को नहीं मानते, तो मियाँ साहब भी नहीं होंगे। तो इसका तो मतलब ही ये हुआ कि मियाँ साहब कहते हैं तुम छोड़ दो तो ये भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जाहिर है उनका एक मुतालबा जो तालिबान का है, वो उनके मुजरम वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं आपके कब्जे में, कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंसीज के कब्जे में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं। अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि हमारे तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए, वो लोग जिनको सजा हो चुकी है, या वो लोग जो जेलों के अंदर है, या वो लोग जो एजेंसीज के कब्जे में है, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? जायद बात यह है कि किस टर्म्स कंडीशन पे वो बात करते हैं, किस तरीके से क्या डिमांड करते हैं। इसमें तो वो लोग भी होंगे जो बीबी की शहादत में
करने में मुलविस होंगे, वो लोग भी होंगे ना। तो पीपल्स पार्टी को 10 मरतबा सोचना पड़ेगा इस बात पे। तो पीपल्स पार्टी उन लोगों को आम माफी देने के हक में नहीं होगी जिन्होंने बीबी को शहीद किया? यकीनन हम बीबी के कातिलों को कैसे माफ कर सकते हैं। वो मसूद ट्राइब के जो लोग थे, जिन लोगों ने मारा था, जो कुछ उनमें से गिरफ्तार है, तो उनको तो पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती अगर छोड़ दे, फिर तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक। और अगर हुकूमत उन लोगों को छोड़ती है तो फिर आप अपनी अपोजिशन का मुजाहरा करेंगे? देखें, जो क्रिमिनल लोग अंदर बैठे हैं और जिनको सजाएं लगी है, उनके लिए तो कानून में कोई तरमीम करनी पड़ेगी ना। और कानून में और आइन में तरमीम आपकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। नेचुरली। तो अगर कानून में नवाज शरीफ साहब कानून में आइन में तब्दीली करना चाहेंगे, इसलिए मियां साहब को अपोजिशन को एतमाद में लेने की जरूरत होगी, इसलिए ही इस बातों के बाद ही कुछ वो कर सकेंगे। ठीक। और अगर आइन में और कानून में तब्दीली करना चाहे मियां साहब, तो उस वक्त आप उस सारी सूरत हाल को देखेंगे, रिविजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। ये चीजें अब कबल वक्त है। देखिए हो क्या रहा है, हमें तो देखना ये चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या डिमांड्स उनकी आती हैं, क्या डिमांड्स हुकूमत देती है, डायलॉग किस तरफ जा रहा है, किस ऊंट किस करवट पे बैठता है, देखना तो पहले ये देखना चाहिए। ये सारी परसेप्शन पे बातें मैं समझता हूँ कि इस वक्त ठीक नहीं है। आपको एतमाद में नहीं लिया गया अभी तक हुकूमत की तरफ से? नहीं, कभी। चौधरी निसार साहब ने कोई राब्ता किया हो आपसे? नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने आपसे राब्ता किया? कोई किसी ने राब्ता नहीं किया। किसी सरकारी इदारे की तरफ से राब्ता करने की जरूरत भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमारी मदद करने की बात की है, पहले से ही हिमायत की है, तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी ये सोच होगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो राब्ता करें आपसे, आपको समझाएं, उस हिस्से का, उस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं? नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हमें अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाए। हम ये चाहते हैं कि हमें एतमाद में ले, बताएं कि वो कर क्या रहे, इतना कुछ बता दें, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि कहीं हमारी ऐसी पोजीशन हो कि हम इन बातों को शायद न माने। जब हमें एतमाद भी नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा, और वो खुद फैसला करके चले आएंगे और फिर हमें कहेंगे ये फैसला करके आए, आपने हमारी हिमायत की। हाँ, हिमायत तो हम वो करेंगे जो कानून और आइन के दायरे में होगी। ठीक। उससे बाहर किसी चीज की अब आप देखिएगा, ये जो मुज़ाकरात का तीसरा फेज शुरू हुआ है, इस फेज को स्टार्ट करने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर तशरीफ ले गए थे और वहां उन्होंने बात की और उनका एक रुकन भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। तो आप ये समझते हैं कि आपको इग्नोर किया गया, जबकि अपोजिशन लीडर आप थे और आपके पास आना चाहिए था? नहीं है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की वजह से, क्योंकि उनकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और उसमें मियां साहब उस वजह से उनको कॉन्फ्रेंस में लेने गए थे। और दूसरे उनके बाद जूते भी बड़े अच्छे थे, उनकी बड़ी तारीफ की थी। तो आप जूतों की कमी की वजह से आपके पास नहीं आए? वो मेरे पास ऐसे जूते नहीं थे, इसलिए मियां साहब को तारीफ करनी पड़ती। अच्छा, ये बताइएगा कि इन मुज़ाकरात से आपका ख्याल ये कि अमन हो जाएगा पाकिस्तान में, या फिर एक नई जंग का आगाज होगा और उस जंग के लिए भी हमें एक नया प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा, एक नए फेज में दाखिल होना पड़ेगा? यही तो बात मैं करता हूँ कि हमने पहले दिन से ये बात की कि ये फैसला करना हुकूमत का काम है, फैसला हुकूमत करे, हम उनके साथ हैं। हम कभी भी इन हालात में, इस डिसीजन में जब हुकूमत लेगी, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम कायम रहे। ठीक। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमने इन हालात में मियां साहब को पीठ में छुरा घोंप दें कि जी तुम लड़ो और फिर हम तेरे खिलाफ हम भी हो जाते हैं। नहीं, मगर ये चीज भी बड़ी अहम है कि मियां साहब जो फैसले करें वो अपोजिशन को एतमाद में ले। ठीक। अच्छा, ये आपके बारे में ये बड़ा एतराज किया जाता है कि चौधरी निसार साहब के ऊपर आप बहुत ज्यादा पोजीशन करते हैं उनकी, और चौधरी निसार साहब के ऊपर तनकीद आपकी तरफ से बहुत ज्यादा होती है। आपकी कोई पुरानी राइवलरी है, या आप समझ जाए कि चौधरी निसार साहब का तर्ज तकल्लुम ठीक नहीं है, या उनका तर्ज हुक्मरानी से आप मुतमईन नहीं है? देखिए, चौधरी साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है और अभी भी है। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, मगर जज्बाती है। मैं उनकी कभी कभी बातों का माइंड भी नहीं करता। और पॉलिटिक्स में अपोजिशन का एक अपना रोल होता है, मगर मेरे भाई अभी तक अपोजिशन के उस होल से बाहर नहीं निकले, अभी तक अपने आप को अपोजिशन लीडर समझते हैं। वो ट्रीट ऐसे करते हैं कि वो अभी तक अपोजिशन लीडर है। मैं उनसे कहता हूँ, भाई तुम अभी इंटीरियर मिनिस्टर हो, अपने आप को पहचानो। मैं अब यहाँ आ गया हूँ अपोजिशन पे, आप अपोजिशन लीडर नहीं है। गोया सीट एक और उम्मीदवार दो हैं उसके। नहीं, मैं तो अभी भी उसको देने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा, इसाक डार साहब की तरफ से आज वजाहत आ गई, उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब ने और किसी एक और मुल्क ने, उनका ये कहना है कि सिर्फ एक मुल्क नहीं है, कई ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने $1.5 अरब पाकिस्तान को तोहफे में दिया। अब क्योंकि उनकी वजाहत आ चुकी है तो आप ये समझते हैं कि ये वजाहत काफी है और अब आप मुतमईन हो चुके हैं? मैंने पहले भी कहा है कि अच्छी बात है अगर हमारे पास किसी मुल्कों ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे दोस्त मुल्कों ने अगर हमें कोई तोहफा दिया है जिसकी कोई जमानत भी नहीं है, क्योंकि असल में इसाक डार साहब को भी ये बात को सोचना चाहिए कि कंफ्यूजन उन लोगों ने खुद पैदा किया है। कहा कि ये हमें पैसे मिले हैं मियाँ साहब की जमानत पे, पर्सनल उनकी गारंटी पे आए हैं, फिर कहा कि ये तोहफा है, कंफ्यूज खुद किया है सिस्टम को। और अगर ये किसी मुल्कों ने पाकिस्तान की इमदाद की है बगैर किसी टर्म्स कंडीशन के, तो अच्छी बात है, इसमें बुरी कौन सी बात है? हम तो बुरा नहीं समझते, अच्छी पाकिस्तान में आ गए पैसे, अच्छी बात है। तो आप मुतमईन है इससे? मैं तो मुतमईन हूँ। और दूसरा, मियाँ साहब ने हमें खदशात थे, मैंने उन खदशात की बात की थी कि क्या ये बहरीन में जो कुछ हो रहा है शिया सुन्नी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई अनऑफिशियली सुन्नी फोर्सेस जाए और वहां पे जाके बहरीन में शिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, या कहीं हमारे शाम में इस्तेमाल हो, या हमारा असला इस्तेमाल हो, या कोई ऐसी फोर्सेस कहीं और चली जाए और फिर वहां इस्तेमाल हो, हम किसी और की जंग का हिस्सा बन जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उसके बाद मियाँ साहब का जब स्टेटमेंट आ गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, न हमें डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, और न ही कोई असला देंगे, कोई हम इसके बरक्स नहीं करेंगे। तो हमें तो उसकी लीडर है और प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बात पे यकीन करना चाहिए। ठीक शाह साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा है, जो कुछ शाम में हो रहा है, जो कुछ ईरान में हो रहा है, जो कुछ बहरीन में हो रहा है, ये बड़ा अलार्मिंग है और इन सब की क़यादत पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हमारी एक सफारती पॉलिसी है उसके अंदर जब शिफ्ट आएगी, तो उस शिफ्ट को एज ए अपोजिशन लीडर आप किस तरह देखेंगे, और क्या हमें बैरूनी तनाज़ो में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? एक छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब, ये देखिएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, अफगानिस्तान से अमेरिका ने निकलना है इस साल, सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, बहरीन में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है, शाम की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, ईरान जो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त नहायती अहमियत अख्तियार कर चुका है अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, शाम में, ईरान में। इस सारी सूरत हाल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारी सफारती पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और क्या अपोजिशन लीडर की हैसियत से आप क्या देखते हैं कि हमें इंटरवीन करना चाहिए इन ममालिक में? बात यह है कि इस इशू पे मैं थोड़ा वक्त भी आपका लूंगा और तफसील से मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चैलेंज इसका सामना है। जहाँ आप कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के सामने आई है, दुनिया पाकिस्तान को, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को देख रही है। मसला ये है कि मैं समझता हूँ ये सिचुएशन पहले कभी भी ऐसी नहीं थी मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ये फर्स्ट टाइम हुई है। और मैं कहता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुस्लिम दुनिया में इस किस्म के हालात हों और हर मुल्क एक दूसरे के साथ आपस में कशमकश में शामिल हो, बहुत बड़ी शिया सुन्नी लड़ाई शुरू होने वाली पूरी दुनिया लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 10-15 साल पहले इराक और कतर की, कुवैत की आपस में ऐसी जंग हुई और फिर कोशिश की गई कि इराक और ईरान के साथ भी ऐसे हालात पैदा किए गए। और उस वक्त पाकिस्तान में भी लीडरशिप ऐसी मौजूद थी कि वो किसी वक्त भी किसी के हक में हिस्सा नहीं बने। और आज ये हालात हैं कि ईरान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब, उधर बहरीन, शाम, उधर लिबनान और फलस्तीन, इजराइल, उधर इराक, उधर लिबिया, उधर कुवैत, उधर ट्यूनिस, जॉर्डन, उधर इजिप्ट, उधर जॉर्डन तो चलो नहीं, अब वहाँ शुरू हो चुकी है, वहां पे भी कुछ होगा क्योंकि जॉर्डन को भी नहीं बख्शा जाएगा। और सऊदी अरब, अब बहरीन में अगर कुछ होता है तो सुन्नियों को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब आ जाता है, शियों को सपोर्ट करने के लिए ईरान। ये कभी हालात नहीं हुए थे,
विद इन कंट्रीज अगर शिया सुनी, और पाकिस्तान के लिए पोजीशन इतनी खतरनाक है कि यहाँ के शिया की 20-25-30% पॉपुलेशन है, ठीक, और हमारे अफवाज पाकिस्तान में शिया बहुत ज्यादा मौजूद है, और ईरान के साथ बड़े पुराने तल्लुकात हैं, और ईरान हमारी नेबरिंग कंट्री है डायरेक्ट, और उसके साथ अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के साथ पहले ही हमारे, आपको पता है जो ताल्लुकात है, ठीक, आई वॉश हम करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ईरान के साथ पहले ही एक हमारी रंजिशें चल रही हैं। उधर कतर के साथ बहरीन की लड़ाई की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से जो हमारी कुछ एग्रीमेंट्स हो रही थी वो भी अब रुक गई, ठीक, उधर ईरान के साथ जो हमारी बात हुई वो भी रुक गई, ठीक। तो ये जो हम आज, अच्छी बात है, मैंने पहले भी आपने कहा अच्छी बात है, मैंने तभी तारीफ की, हमें $1.5 अरब मिले, ये तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। जो हमारा हर साल नुकसान होता है 300 से 400 अरब एनर्जी में, 3-4 बिलियन होता है, उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। अगर हमें 1 साल 1.5 साल के अंदर कतर से एनर्जी आ जाए तो ये कम से कम जो 400 अरब हमारे खर्च होते हैं वो 200 अरब पे आ जाएंगे हम, ठीक, ये पैसा तो इतना ही है। शाह साहब, ये देखिए इन हालात में अगर हमें सऊदी अरब बुलवाता है, सुन, मैं आपको, उन्हें हमारी फौज की जरूरत पड़ती है, मैं आपकी बात करता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का रोल तो ये होना चाहिए ना कि हम सारसी का रोल अदा करें, हमारी लीडरशिप को हिस्सा नहीं बनना चाहिए हमें पाकिस्तान को, किसी भी शक्ल में फौज नहीं भेजनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर हमने खुदा न खास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी मुल्क के आलाकार बन के हमने किसी मुल्क में अपने फौजियों को भेज दिया, या रिटायर्ड करके, बिफोर रिटायरमेंट रिटायर्ड करके दूसरे तरीके से सिलेक्शन करा के हमने कहीं भेज दिया, तो दुनिया इस चीज को नहीं मानेगी। और मैं आपको बताऊं, 70s में ऐसे ही हालात मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा हो गए, उधर इजिप्ट में हुए, लेबनान में हुए। आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो घर से निकला, 4 दिन के अंदर 16 मुस्लिम कंट्रीज का टूर किया उसने, 4 दिन के अंदर, और कायल किया सबको कि भाई बमुद्दीन को कायल किया, नासिर को कायल किया, और शाह फैसल को कायल किया, ट्यूनिस को कायल किया, सारे जितने भी हाफिजुल असद को कायल किया, कदाफी को कायल किया, शहनशाह ईरान को कायल किया, इवन बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान था जो नाराज थे उनको कायल किया, लेके आया और एक जगह पे बैठाया कि भाई हमें दुनिया चैलेंज कर रही है, हमें मुसलमानों को एक जगह पे जमा होना चाहिए। उसने आग नहीं दी, उसने किसी की पार्टी नहीं बना। और दूसरा, फिर जब 90s में फिर मुस्लिम वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुई, कश्मीर के इशू तेजी आ गई, फलस्तीन में, तो बीबी ने OIC की कॉन्फ्रेंस कॉल की और OIC को जमा किया, और आपको याद होगा कि शाह अब्दुल्ला जो क्राउन प्रिंस थे उस वक्त, उसको चेयर करवाया कि आप आए, ठीक, कि भाई आप बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को बेनजीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किरदार अदा करना चाहिए, सालसी करनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस बुलवानी चाहिए, जाना चाहिए, मसाइल हल करने चाहिए। मैंने तो मियां साहब से अपील की है कि मियां साहब आप छोड़े अब दूसरे मुल्कों का टूर, आप निकल पड़े, आप सऊदी अरब जाए, आप इराक जाए, आप मिस्र जाए, आप सीरिया जाए, आप बहरीन जाए, बैठ जाए उनके साथ, कुवैत जाए, कतर जाए, कि क्यों लड़ते हो। मैं देखें एक बात, आज मेरी बात रिकॉर्ड पे रखें, ये लड़ाइयां हमें जो करवा रहा है, जो करना चाहते हैं कि दुनिया में मुसलमान लड़े और हम अकेले हो जाए, उनसे हमें बचना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब सालसी की तरफ जाते हैं कि इंटरनेशनल सालस का किरदार अदा करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। हमें अगर वो साथ लेके दुनिया में मुस्लिम मुल्कों में गए सालसी के लिए, तो पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी, सारी अपोजिशन उनके साथ होगी, ठीक। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी साथ होंगे, हम सब साथ होंगे कि भाई, क्योंकि देखिए ये सारी हुकूमत पाकिस्तान में आज है, अगर दूसरी हुकूमतें मौजूद है तो सिस्टम चलेगा ना। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए, ठीक, तो क्या होगा? अब आज क्या, अगर कोई गैर मुल्क इस मुल्क से फौजी भर्ती करने की कोशिश करता है, रिटायर्ड या वो हाजिर सरवस्त, तो वो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कर सकता है कोई मुल्क? अगर कोई मुल्क करने आएगा तो हमारी मर्जी शामिल होगी।
हम तो बिल्कुल सख्ती से अपोजिशन करेंगे उसकी। ठीक, शाह साहब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एमकेएम के साथ क्योंकि आपका दोबारा एक रोमांस शुरू होने वाला है, और जब वो रोमांस शुरू होगा तो कराची की क्या सूरत हाल होगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है या किसी दबाव में आ गई है, आप उसको इस नए रोमांस को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, आपका क्या रोल होगा, ये सारे सवाल आपके सामने रखने। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब, ये जो एमकेएम के साथ आपके इख्तलाफात थे, बड़े खौफनाक इख्तलाफात रहे, आपने एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए, अब दोबारा आप एक ही पेज पर आ रहे हैं, दोबारा आप सिंध में हिस्सेदार बन रहे हैं, वो आपकी पार्टी के साथ इक़्तिदार में, तो आप किस तरह देखते हैं इनको कि कभी नरम हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी आप दोस्त बन जाते हैं, तो एक ही फैसला क्यों नहीं कर लेते आप लोग? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सियासत में न कभी कोई आखिरी दोस्त होता है, न आखिरी दुश्मन होता है। कोई ऐसा वक्त भी था कि मियाँ साहब और हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, कोई ऐसा वक्त आया कि हम बगलगीर हो गए। तो ये एक सियासत होती है, यकीनन कोई मजबूरी आपकी? जहाँ तक एमकेएम के साथ है, ये पार्टी का फैसला होगा, जो भी होगा, मुझे भी पता नहीं है, जो भी होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी में रहते हुए हर शख्स को कबूल होना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप हमसे ज्यादा आगे देखती है, उनको बहुत से मसले मसाइल सामने नजर आते हैं। इसमें एक फिलॉसफी ये भी है कि जो मुल्क के हालात हैं, क्योंकि एमकेएम एक शहरी जमात है, उसकी एक अहमियत शहरों में है, इसको मानना चाहिए। हम लीडरशिप यही समझती है कि इन हालात में जो आने वाले वक्त में हो सकते हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन में हम चले जाए, कंफ्यूज हो जाए कि ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, एमकेएम लड़ रही है, तालिबान लड़ रहा है, कोई और लड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक पेज में बैठ के सिंध और शहरों को प्रोटेक्ट कर सके, कि हम आपस में लड़े, हमारी लड़ाई से कोई और फायदा ले। ये हो सकता है लीडरशिप की अप्रोच हो, लीडरशिप की सोच हो। तो जो अपनी आप इत्तेहाद बना रहे हैं कराची में तालिबान के खिलाफ? नहीं, ये भी तालिबान हो या कोई भी हो, जो भी मुल्क में दहशत गर्दी करेगा ना, हम हर शख्स के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ठीक, रोकने के लिए अब इसमें सवाल यह है कि शाह साहब के कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का क्या बनेगा? क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में वफाक का ये ख्याल था कि अब उसमें क्रॉस द बोर्ड हम ऑपरेशन करेंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, एमकेएम के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, एएनपी के लोग हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो शायद ऑपरेशन इस तरह जारी न रह सके। देखें आपने जान भाई, अगर विल है ना तो वे भी होगा। एमकेएम भी बड़ी क्लियरली कहती है, जो हमारे दहशतगर्द ग्रुप अगर कोई दहशतगर्दी करता है पकड़ ले उनको, हम भी ये कहते हैं और किया भी है। अगर हम सिंसियरली ऑपरेशन करना चाहते हैं ना, फिर हमें इन चीजों को नहीं देखना चाहिए कौन किसके साथ है, और फिर एमकेएम को भी, हमें भी, और एएनपी को फरागदली के साथ, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो किसी का वर्कर नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, किसी का साथी नहीं है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, क्रिमिनल किसी भी पार्टी में हो। हमारी पार्टी में एक विंग बने थे ना, जुल्फकार बना था, बीबी ने पहले दिन उसको डिनाई कर दिया, अपने भाई थे उनके, डिनाई कर दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। अगर कोई पॉलिटिकल फोर्सेस दहशतगर्दी के थ्रू सियासत करेगा, वो सियासत चल नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज कीजिए आपका इत्तेहाद हो भी जाता है तो ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा, इसी स्पिरिट के साथ चलेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, लियारी गैंग्स का क्या बनेगा उसके बाद? देखे, अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर देखना ये चाहिए कि जो लियारी का मसला हो रहा है उसमें बेगुनाह लोग भी काफी मारे जा रहे हैं, इसको देखना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होगा आगे चल के। इस पे तवज्जो देनी चाहिए, टारगेट करना चाहिए जो करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये चीज नजर आती है कि कुछ गरीब लोग हैं, डरते हैं उन लोगों से, उनके साथ जो चाय पी के आता है वो पकड़ा जाता है, वो असल आदमी नहीं पकड़ा जाता। अच्छा शाह साहब, अगर हम पिछले 2-3 साल या 5 साल की हिस्ट्री देखें तो एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिलॉसफी में एक बड़ा वाज़ेह किस्म की डिवीजन थी, एक तकसीम नजर आ रही है। एमकेएम जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के बयान मुसलसल आए कि फौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, फौज को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, मुहब्ब वतन जर्नैलों को सामने आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर फौजी टेक ओवर के खिलाफ है, आप नहीं चाहते कि मुल्क में मार्शल लॉ लगे, तो जब ये दोनों जमातें इकट्ठी होंगी तो उस वक्त आपका क्या बनेगा? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ फौज खुद प्रो डेमोक्रेटिक हो गई है,
प्रो डेमोक्रेटिक हो गई है ना, वो खुद जमहूरियत में आ गई, जमहूरियत की सपोर्ट में है। तो सर दावत तो दी जा रही है मुसलसल, एमकेएम के कायद की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि बगावत करते हैं। उन्होंने कहा कि फौज इनकार करता है, तरदीद कर दी कि अगर वो आपको ये कहे तो, मैंने कहा है अगर गलत आपसे कहें तो न माने उनकी बात, तो मैं कर गया। तो कोई हुकूमत गलत काम फौज से नहीं लेती। ठीक, कराची ऑपरेशन से मुतमईन है आप? ये समझते हैं कि वफाक आपके साथ पूरा कॉपरेट कर रहा है रेंजर्स के मामले में, फौज के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में? वफाक तो एक मॉरल सपोर्ट दे रहा है ना। ऑपरेशन तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ऑपरेशन की लीड तो हमारे कामिल शाह साहब कर रहे हैं। ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट तो मॉरली सपोर्ट दे रही है और उनकी सपोर्ट ठीक है, अच्छी है, बेहतर है। ठीक, और कराची क्लियर हो जाएगा, होना तो चाहिए। आखिरकार स्टेट एक बहुत बड़ा पावर होता है स्टेट के पास। ठीक, शाह साहब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के सवाल आपके सामने रखूंगा क्योंकि उसके ऊपर भी आपकी कुछ रिजर्वेशन सामने आई हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को रियासत सजा देना चाहती है लेकिन शायद आपका ख्याल है कि शायद ये सजा नहीं हो सकेगी। सवाल आपके सामने रखूंगा, छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम दोबारा खुशामदीद। शाह साहब ये बताइएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब यानी हमारी जमहूरियत के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को सजा दे दें? देखिए जमहूरियत में बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि वो थ्रू पब्लिक कॉन्फिडेंस से आती है। कभी हमने जमहूरियत को आजमाया नहीं, हम आपस में ही लड़ झगड़ के, ये जो आप लोग हमें कभी कभी कहते हैं कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है, हम तो आज भी कहते हैं। हाँ, आप भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, मगर वो आप इसलिए कहते हैं कि जो जिस किस्म की आप लोगों ने अपोजिशन देखी थी, गो बाबा गो वाली, गो लगारी गो और गो मुशर्रफ गो वाली, वो पॉलिटिक्स अभी नहीं है क्योंकि अब जमहूरियत आ गई है। ठीक है, अब इसको चलने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि अब हम बेबी हैं। 56 साल तो इस मुल्क का जावेद साहब के डिक्टेटर और कंट्रोल डेमोक्रेसी में रहा है, जो 88 से लेके 99 तक है, कंट्रोल डेमोक्रेसी थी ना, कोई मर्जी चलती थी। तो काफी अरसे के बाद जब ये सिस्टम आया है तो नेचुरली आइन में बहुत कुछ मौजूद है और इसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कहे आप, मगर एक चीज मियां साहब से बड़ी मिस्टेक हुई है। मियां साहब या तो ट्रैप हुए या तो मियां साहब बात को खुद समझ नहीं सके, या मियां साहब के दोस्तों ने मियां साहब को सही मशवरा नहीं दिया। मियां साहब को अगर इनको पकड़ना था तो 12 अक्टूबर प्रॉपर डेट थी। ठीक, क्योंकि जिस दिन इस मुल्क की पार्लियामेंट गई, जिस दिन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ, जेल में डाला, जिस मुल्क में आइन मुअत्तल किया गया, जिस मुल्क में अदलिया खत्म की गई, जिस मुल्क में इमरजेंसी लग गई, हर चीज खत्म हो चुकी थी। ठीक, असेंबलियां खत्म हो गई, तो उस वक्त जो मेन काज ऑफ डेथ होता है ना, अगर काज ऑफ डेथ गोली हो और आप उसकी काज ऑफ डेथ दे, इसको यार इसको किसी ने नाखून से ठीक है जख्म दिया तो सजा उसको नाखून के जख्म की सजा मौत आएगी, गोली से नहीं आएगी। ठीक, ये काम भी वही है, ठीक है, कि जो ओरिजिनल क्राइम हुआ, जो वहां से स्टार्ट करना चाहिए था 12 अक्टूबर से, तो वहां पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो आ जाते तो आज कोर्ट को भी बड़ी आसानी के साथ चार्जशीट देने में आसानी होती। ठीक है, अब एक बंदे को सजा हो जाएगी, एक बंदे को आपने डाला है, वो कहता है भाई 3 मई को तो जुडिशरी भी थी, 3 महीने को तो पार्लियामेंट भी थी, 3 मई को तो 3 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर भी था, अदलिया भी थी, सब कुछ था, तो मुझे आप 3 महीने में 3 नवंबर को क्यों सजा देते हो? तो सजा होती ना, तो मेरा ख्याल नहीं हो सकेगी। इनको सजा होती तो अपने घर पे होता या वहां से आता। जनाब सीधा लेके गए हॉस्पिटल में, उसके बाद खुद ही इंटीरियर मिनिस्ट्री एक लेटर बनाती है कि उनकी जान को खतरा है, वो नहीं जा सकते। यार प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बेचारे 2 जियालों के साथ कोर्ट में रोज पेश होते हैं, और ये कमांडो भाई
इतना पहलवान, वो नहीं जा सकता उधर, कैसे इतना बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैं जो अंडरस्टैंड कर सका आपकी बात से कि वजारत दाखिला प्रोटेक्ट कर रही है उनको। वजारत दाखिला तो कुछ नहीं है ना, वजारत दाखिला खुद कर सकती है जब तक कोई ना वो न करे। मैं बिल्कुल इस बात पे मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये चीज ऐसी हो गई है कि आदमी कोई चीज बेच रहा था, कहता था भाई खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तब भी पछताओगे। ये वही बात है। तो मियां साहब फंस गए हैं इसमें? बच्चे नहीं फंसे, अभी क्या करेंगे बताएं। सजा हो सकेगी मुशर्रफ को या नहीं हो सकेगी? मैं तो नहीं समझता खुल रहा हूँ। अगर सजा कहीं हो भी गई दिखावे के लिए तो तारीख पे रिपीट हो जाएगी, माशाल्लाह लग जाएगा। नहीं तारीख रिपीट हो जाएगी। तारीख का सजाओं के साथ लोग वापस भी चले गए। ठीक है, यानी सजा होने के बावजूद इनको बाइज्जत बाहर भेजा जाएगा। बाइज्जत ही जाते हैं ना, सब बाइज्जत ही जाते हैं। ये पीपुल्स पार्टी है जो बाइज्जत आती है और गोली खाती है, शहादत ले लेती है। बाकी सारे बाइज्जत होते हैं। तो मुशर्रफ साहब भी चले जाएं, उड़ जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पे आपको बहुत ज्यादा एतराज है, जबकि रियासत या हुकूमत का ये कहना है कि इससे रियासत बहुत मजबूत होगी। तो क्या क्या रिजर्वेशन है आपको इस पर? देखें, इनको अगर इतना ही कुछ करना है ना तो अपोजिशन के साथ बैठ जाए, पैरावाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पाकिस्तान अजीज नहीं है, कि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। क्या पाकिस्तान में कानून नहीं है सजा मुजरिम को सजा देने का? क्या कोई किताब में जो लिखा हुआ है जब तक ये चीजें नहीं आएंगी सजा होगी? इसके लिए कानून पे अमल दरामद करने की जरूरत है। जो मौजूद है उसमें बहुत कुछ है। आप थोड़ी ज्यादा अगर चेंज हालात के तहत है वो कर ले। आप इसको पास नहीं होने देंगे इस तरह? नहीं, देखेंगे जब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं लेंगे, दबाव डालेंगे, कैसे होगा? और अगर आपको एतमाद में ले लें, आपसे डिस्कस कर लें तो फिर हो सकता है। बिल्कुल, फिर क्यों हम लेजिस्लेशन की मुखालफत तो नहीं कर सकते ना, क्यों करें? पार्लियामेंट में क्यों आए? हम लेजिस्लेशन करने आए ना, क्यों मुखालफत करेंगे? मगर हमें ऐसा का आइन, क्योंकि हम भी तो जिम्मेदार है ना। आपको इस बात से मुत्तफिक होंगे आप कि हम 18वीं तरमीम आइन में तरमीम कर रहे थे, एक मेंबर में मुखालिफ नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने सबको एतमाद में लिया, हर मेंबर की राय को उसमें शामिल किया। कानून और आइन हुकूमत ताकत के बलबूते पे नहीं करेगी, कानून और आइन मुत्तफिका तौर पे बनता है। 73 का आइन आज क्यों मौजूद है? अगर 73 का आइन भी 62 के आइन के तहत मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये आइन दे रहा हूं तो आज वो आइन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपको एतमाद में नहीं लिया जाएगा अपोजिशन को, इस किस्म के कानून आप इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं होने देंगे। इस किस्म के कानून में लाने से पहले आपको अपोजिशन को एतमाद में लेना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। अच्छा, आज की खबर चल रही थी शाह साहब बहुत कि बीबी शहीद की जो ज्वेलरी है उसके लिए आसिफ जरदारी साहब ने मुतालबा कर दिया कि वो क्योंकि स्विस हुकाम के पास है तो उन्होंने कहा कि हमारे हवाले कर दिया जाए। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त इस केस को खोलना चाहिए था? देखिए, मुझे इस चीज का पूरा इल्म नहीं है, न मैंने ये चीज देखी है, न मुझे इल्म है, न मैंने पूछा है। तो जिस चीज का मुझे इल्म ना हो मैं आपको बात कह दूं तो ठीक। आपको ये हुकूमत 5 साल पूरे करती नजर आती? मेरी दुआ है कि अल्लाह करे 5 साल पूरे करे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा था आपने सैयद खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। 3-4 नुकते बहुत अहम है। एक तो इनका यह कहना है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हों उसमें जब लोगों को आप पार्डन करेंगे या उनकी सजाएं माफ करेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उस ग्रुप को भी माफ कर दिया जाए जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया था। फिर इनका यह कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक सालसी का किरदार अदा करना चाहिए इस्लामिक ममालिक के दरमियान, और पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी को किसी सूरत में भी दूसरे मुल्कों में काम नहीं करना चाहिए। शाह साहब की सारी गुफ्तगू सुनी आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।